सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में मनाया गया विशु उत्सव ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आंसर होगा केरल का। तो याद रखना विशु ये केरल का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे मलयालम नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। ये एक हिंदू त्योहार है और ये त्योहार मलयालम महीने मैडम के पहले दिन मनाया जाता है जो कि आमतौर पर अप्रैल महीने में ही आता है। और आप यूं भी कह सकते हो इस त्योहार को फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है और लोग समृद्ध फसल के मौसम के लिए देवता से प्रार्थना करते हैं। तो ये नया साल शुरू होने का दिन होता है जो हर साल 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये वसंत ऋतु के आने और नई फसल यानी कि खेती की शुरुआत का संकेत देता है। और भारत के अलग अलग हिस्सों में इसी समय पर ऐसे ही कई और त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है। देखो, बैसाखी मनाने के दो कारण हैं। एक तो ये फसल का त्योहार जो मैंने आपको बताया, जब किसानों की फसल यानी कि गेहूं की जो फसल है वो तैयार होती है तो वे सभी खुशी मनाते हैं। और दूसरा एक धार्मिक कारण है, क्योंकि इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इसीलिए अगर धर्म के अनुसार देखोगे तो ये सिख धर्म के लोगों के लिए बहुत पवित्र दिन होता है। और इसी तरह सब में इसे बोहाग बिहू के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पुंथडू के रूप में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख के रूप में, और पाना संक्रांति उड़ीसा में इसको मनाते हैं। अब ये देखो, आपका एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है ये कि विशु ये एक फेमस फेस्टिवल है, किस राज्य में मनाया जाता है? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो अब तो आप बता दोगे, आंसर हो जाएगा केरल। इसी तरह से ये एसएससी में भी एक बार पूछा गया था प्रश्न। अब प्रश्न देखो किस तरह से घुमाया एग्जामिनर ने कि विशु एक किस तरह का त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है या केरल में मनाया जाता है। तो ये पूछ रहा है किस तरह का ये त्योहार है। बौद्ध त्योहार है, पारसी है, हिंदू है, जैनों का त्योहार है। तो हमने पढ़ा था ये एक हिंदू त्योहार है। तो जो हम थ्योरी पढ़ते वहां से भी एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। कई बार जो हम डायरेक्ट प्रश्न करते हैं ना, जरूरी नहीं वहीं से प्रश्न आए, थ्योरी से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो थ्योरी भी हमें पढ़नी चाहिए। कुछ और फेस्टिवल्स में आपको रिवाइज करवाता हूँ, जैसे कि अट्टुकल पोंगल त्योहार ये केरल में मनाया जाता है, 10 दिनों तक चलता है। हट्टेरसाला उत्सव महाराष्ट्र के जलना शहर में। जनजातीय कला महोत्सव अभी नई दिल्ली में मनाया गया। जल महोत्सव 2026 अभियान शुरू हुआ गुजरात में। आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व 2026 कहाँ पर? छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में। पंचुडोला उत्सव उड़ीसा में। चापचारकोट महोत्सव मिजोरम में मिजो जनजाति के द्वारा। और भारत जनजाति महोत्सव 2026 मनाया गया नई दिल्ली में। सरुल महोत्सव झारखंड में। और माधवपुर घेड़ मेला ये मनाया गया गुजरात में। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने एनडीपीएस केस के लिए भारत का पहला एआई सिस्टम जिसका नाम है नारद एआई इसको लॉन्च किया है? तो किस राज्य की पुलिस ने? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। तो नारद एआई आप कहोगे ये एक स्मार्ट एआई टूल है जिसे अभी गुजरात पुलिस ने बनाया है, इन्होंने लॉन्च किया है। तो मतलब ये एक खास तरह का ड्रग से जुड़ा हुआ, नशे से जुड़े मामलों की जांच करने में पुलिस की मदद करने वाला एक टूल है। कैसे काम करेगा? जब कोई पुलिस अधिकारी इसमें इस टूल में एफआईआर डालता है तो ये जो एआई टूल है ये पूरे केस को अच्छे से पढ़ेगा, खुद से जांच रिपोर्ट तैयार करेगा और बताएगा कि केस कितना मजबूत है, मतलब केस के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो क्या है, जो वीक पॉइंट्स है वो क्या है, अब आगे क्या करना चाहिए ये वो सलाह देगा। कौन कौन से सबूत चाहिए उसकी लिस्ट बना करके देगा। मतलब जैसे आप एक एक्सपर्ट वकील या जांच अधिकारी के साथ काम कर रहे हो उसी तरह से ये आपको पॉइंट्स बना करके देगा। तो ये टूल एआई रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन तकनीक पर बना है। ये इंटरनेट से कुछ भी उठा करके कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारी गलत जानकारियां भी होती है, बल्कि ये पहले से भरोसेमंद कानूनी किताबों और फैसलों की जानकारी लेता है, उसके बाद ये जवाब देता है, जिस कारण से इससे गलत जवाब कम होते हैं और जानकारी ज्यादा सही होती है। और ये किस कानून के लिए बना है? तो ये खास तौर पर एनडीपीएस एक्ट 1985 नशीले पदार्थ कानून के मामलों के लिए बना है। एनडीपीएस का मतलब ही हो गया नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो ये कानून बहुत सख्त है, लेकिन अगर जांच में छोटी गलती हो जाती है तो अपराधी बच भी सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से इसकी रिपोर्ट तैयार करनी होती है और पूरे मामले को हैंडल करना होता है। तो ये गुजरात पुलिस की मदद करेगा। नारद एआई टूल है ये।
अब एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले तो एआई से दो बातें याद रखना। एआई का गॉडफादर कहा जाता है जेफरी हिंटन को, और एआई के फादर जॉन मैकार्थी। उसके अलावा गुजरात ने इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की घोषणा की है। कहां पर? गुजरात के गिफ्ट सिटी में। और ये देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का एआई रिसर्च संस्थान होगा, जिसे पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। भारत का पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिक ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खुला गया है। और किसने मदद की? आईआईटी कानपुर। 2027 में जो एआई समिट है वो होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 2028 में जो एआई समिट है वो यूएई में होगा। ओपन एआई ने किस भारतीय कंपनी के साथ एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए समझौता किया? तो टाटा। और भारत 1.ai ने बंगलुरु में भारत की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी बनाने का ऐलान किया। भारत विस्तार एआई टूल, इसको लॉन्च किया हमारे जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान ने। ये एक एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और आईआईटी बॉम्बे और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ये मिलकर के सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए समझौता कर रही है। भारत की पहले एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम, जिसका नाम है, कहां पर शुरू हुई? तो मुंबई में। और सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए अभी कौन सा एआई टूल लॉन्च किया? तो सुदर्शन। उसके अलावा चाइना ने अगले 5 सालों में स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर बनाने की भी घोषणा की है। ठीक है, तो ये एआई से कुछ लेटेस्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एनएन मैराथन रॉटरडैम में अभी 48 साल पुराना नेशनल मैराथन का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? तो आंसर होगा सावन बरवाल ने। तो हिमाचल प्रदेश के धावक हैं सावन बरवाल, और इन्होंने एक बड़ा इतिहास बना दिया है। उन्होंने नीदरलैंड में जो अभी एनएन मैराथन रॉटरडैम हुई थी, ये मैराथन 42.195 किलोमीटर लंबी थी, और उन्होंने इस दूरी को 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड में पूरा कर लिया। और इस तरह से उन्होंने 52 साल पुराना एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि इससे पहले ये रिकॉर्ड शिवनाथ सिंह के नाम था। 1978 में बनाया था उन्होंने। यानी कि मतलब अब देखोगे आधी सदी के बाद इसमें एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना है। वैसे इस रेस में अगर आप देखोगे तो वो 20वें स्थान पर है। और एक और दूसरे भारतीय हैं गोपी थोनाकल, वो इसमें 23वें स्थान पर है। वैसे सावन बरवाल की बात करें, इससे पहले भी वो अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। 2024 में जो दिल्ली हाफ मैराथन हुआ था वहां पे गोल्ड जीता था उन्होंने। ठीक है, तो इनका नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 हुआ था, इसमें पदक तालिका में मेडल टैली में टॉप पर कौन रहा? तो आंसर हो जाएगा इसका कजाकिस्तान। तो ये जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप है 2026, ये भी हुआ कहां पर? मंगोलिया के उलानबतर में इसका आयोजन हुआ। अभी 28 मार्च को शुरू हुआ था ये, और अभी 11 अप्रैल तक चला ये। इसमें भारतीय टीम के प्रदर्शन की हम बात करते हैं तो इसमें भारतीय जो महिला टीम है उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, और वुमेन्स कैटेगरी में ये टॉप पर रही। 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज के साथ में। और इसमें 4 गोल्ड कौन कौन लेकर के आया आप देख सकते हो, किस कैटेगरी में भी लिख दिया मैंने। जैसे कि मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता, प्रीति पवार हो गया, प्रिया घानघस हो गया, और अरुणदत्ती चौधरी हो गया। वहीं पुरुषों की टीम में अगर बात करते हैं तो 6 मेडल आए हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। ये 1 गोल्ड भी कौन लेकर के आए? तो विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम कैटेगरी में। तो अगर ये तो इंडिविजुअल मैंने आपको बता दिया अलग अलग करके कि पुरुष और महिला का, लेकिन पूरी भारतीय टीम की अगर बात करते हैं सबको मिला करके, तो भारत के पास टोटल 16 मेडल हो जाएंगे। 5 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 8 ब्रोंज के साथ। और मेडल टैली में अगर बात करोगे तो भारत की रैंक है दूसरी, पहले स्थान पे कजाकिस्तान है। ठीक है, इससे पहले आपको याद होगा जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 हुआ था, लिवरपूल इंग्लैंड में हुआ था, उसमें वहां पे भारत ने 4 मेडल जीते थे, जिसमें से 2 गोल्ड थे। और मेडल टैली आप देख सकते हो उस तरह से भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा था, पहले स्थान पर कजाकिस्तान। और वर्ल्ड बॉक्सिंग की अगर बात करते हैं तो स्थापना होती है 13 अप्रैल 2023 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड है, और नए प्रेसिडेंट गेनाडी कोल्विकन बने थे। अच्छा, ये भी देखना कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 जो हम बात कर रहे हैं, जो अभी हुआ, तो ये है कहां पर? लिवरपूल इंग्लैंड में है। और अब इसका दूसरा एडिशन 2027 में होगा, वो वाला जरूर याद रखना कहां पर होगा? अस्ताना कजाकिस्तान में। और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस ये कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 अप्रैल को। तो हर साल 14 अप्रैल को WHO इस दिन को मनाता है, जिसे कहते हैं वर्ल्ड
चगास डिजीज डे। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों को इस कम ज्ञात लेकिन खतरनाक बीमारी के बारे में जागरूक करना। बहुत कम लोग इस बीमारी के बारे में जानते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक बीमारी है, तो सबको इसके बारे में जागरूक करना है। थीम क्या है? वुमेन एट द हार्ट, प्रोटेक्टिंग द नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम चागोस डिजीज। महिलाएं केंद्र में, अगली पीढ़ी को चगास रोग से बचाना। तो ये एक परजीवी पैरासाइट से होने वाली एक बीमारी है और इसे साइलेंट डिजीज भी कहते हैं, याद रखना, क्योंकि कई लोगों में लक्षण दिखाई ही नहीं देते हैं। और कौन सा परजीवी अगर बात करें तो कौन सा परजीवी से होता है, तो आंसर होगा ट्रिपेनोसोमा क्रूजी। ये परजीवी किसिंग बग यानी कि कीट के काटने से फैलता है, लेकिन मैंने आपको बताया 70 से 80% लोगों में कोई लक्षण ही नहीं दिखते हैं, और फिर आगे चल करके जब ये गंभीर हो जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है, तो विश्व चगास रोग दिवस के रूप में हमने मनाया 14 अप्रैल को। अप्रैल के कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, मतलब और अभी तक जो इंपॉर्टेंट डेज हमने बनाए। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, और 11 अप्रैल को भी वर्ल्ड पार्किंसन डे के रूप में मनाया, और 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया हमने। ठीक है, तो ये अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में हंगरी देश में नए प्रधानमंत्री के रूप में भी किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीटर मैगियार। अभी हंगरी में चुनाव हुए थे, हंगरी देश में, और इसमें पीटर मैगियार ने जीत हासिल की है। उनकी पार्टी का नाम है टिस्जा। इससे पहले यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? विक्टर ऑबर्न। उनकी पार्टी 16 साल से सत्ता में बनी हुई थी, लेकिन अब उनकी पार्टी को पछाड़ दिया है टिस्जा पार्टी ने, और इसके जो लीडर है वो यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए। नाम है पीटर मैगियार। आपको लेकर के चलता हूँ, यूरोपीय कंट्री है, कैपिटल बुडापेस्ट है, करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट, और प्रेसिडेंट है तामस सुलियोक। बाकी चलो अभी जिन भी देशों में नए प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बने थे वो हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे गिनी देश के राष्ट्रपति मामाडी डोम्बोया बने, नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटेन बने, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली, ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया था मोइताज खामेनेई को, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बने, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग बने, वियतनाम के नए राष्ट्रपति तो लाम बने, और इराक के नए राष्ट्रपति निजार अमेदी बने थे। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना, कि बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में अभी किसने शपथ ले ली है आज, यानी कि 15 अप्रैल को ये अपने पद की शपथ लेंगे। इनका नाम है सम्राट चौधरी। देखो पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। अभी 14 अप्रैल को जो वहां के अभी तक मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो उनके इस्तीफे से पहले अगर देखेंगे तो बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, और इस गठबंधन में जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है जेडीयू वो थी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल, ये सब मिलकर के महागठबंधन की सरकार इन्होंने बना रखी थी बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार जी की पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, उसका कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ काम करने में हम सहज नहीं थे। दोनों पार्टियों के बीच बार बार मतभेद हो रहे थे, और राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से दबाव और अनदेखी हो रही थी। तो हमने उस महागठबंधन को छोड़ दिया है, और अब हम बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना रहे हैं। तो उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई, और अब जो मौजूदा उप मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी, वे बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने गए, और अब वे आज यानी कि 15 अप्रैल को बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस तरह से वो बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे, ये भी आप कह सकते हो। और अभी तक जो बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने अभी 10 अप्रैल को ही राज्यसभा सदस्य के रूप में भी शपथ ले ली थी। तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद से तो इस्तीफा देना ही था। और अभी तक आप देखोगे तो पूरे जीवन में उन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और इस तरह से वो देश के सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री भी बने थे। नीतीश कुमार इनका नाम है, लेकिन अब जो नए मुख्यमंत्री होंगे उनका नाम याद रखना है, सम्राट चौधरी उनका नाम है। अब ये रहा मैप में बिहार, कैपिटल पटना हो गई, हमने कहा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, गवर्नर है सैयद अता हसनैन,
बिहार दिवस कब होता है? जब वर्ल्ड वाटर डे होता है, यानी कि 22 मार्च को। अब बिहार से संबंधित कुछ और प्रश्न हम देखते हैं। तो अभी बिहार में नई पुलिस यूनिट अभिया ब्रिगेड को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य है बिहार में महिलाओं और गर्ल्स स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी करना। बिहार सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं तक के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की थी। आईआईटी पटना में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया। यह बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी ये खुला है पटना बिहार में। और आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड बना था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। नितिन नबीन ये पटना बिहार से हैं, बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, वैसे 12वें नंबर के हैं। और अभी बिहार ने खुद को नक्सल मुक्त भी घोषित कर दिया है। ठीक है, तो ये सब बातें बिहार से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर है? तो आंसर होगा छठे स्थान पर। तो हमारे जो वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, अभी उन्होंने बताया कि भारत में पेटेंट के लिए आवेदन बहुत तेजी से बढ़ा है। तो वित्त वर्ष 2025-26 में अगर देखें तो कुल आवेदन जो हुए हैं पेटेंट के लिए वो है, उनकी संख्या है 1,43,729। और पिछले साल के मुकाबले अगर देखेंगे तो ये 30.2% ज्यादा है। और अब भारत दुनिया में 6वें नंबर पर है पेटेंट फाइल करने के मामले में। लेकिन अभी भी दुनिया में नंबर 1 पे है चाइना, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे जापान है। और इसमें से अगर हम बात करें तो 69 परसेंटाइल से ज्यादा पेटेंट खुद भारतीयों ने किए हैं। और राज्यों में अगर बात करते हैं कि राज्यों में किसका योगदान सबसे ज्यादा रहा है या सबसे ज्यादा पेटेंट किस राज्य से हुए हैं, तो पहले पे तमिलनाडु, फिर कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि अभी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आया था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें भारत 91 पे है, टॉपर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक आया और इसमें भारत 130 पे है, टॉपर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया, इसमें भारत के रैंक है 131, टॉपर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया, भारत 99 पे है, टॉपर फिनलैंड है। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत के रैंक है 115, टॉपर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के रैंक है 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पे है, टॉपर नॉर्वे हो गया। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे पे है, टॉपर अमेरिका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है, टॉपर पाकिस्तान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर है, लेकिन पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, लेकिन फिर चौथे पे डेनमार्क हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड हो गया। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें भारत 71 पे हो गया, टॉपर स्वीडन है। और आईक्यू एयर ने अभी 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की थी, उसमें सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान को बताया और भारत छठे स्थान पर है। वहीं सबसे प्रदूषित शहरों में बात करोगे तो गाजियाबाद का लोनी है और दिल्ली ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताई गई थी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हैं, इंडेक्सेस है, सूचकांक के ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारत की काबिल को किस देश की सरकार से 5 लिथियम ब्लॉक के लिए पर्यावरण मंजूरी मिल गई है? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। तो भारत की एक कंपनी है काबिल जिसको बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो विदेशों में खनिज यानी कि मिनरल्स ढूंढने का काम करती है। और अभी क्या हुआ कि अभी अर्जेंटीना सरकार ने काबिल को लिथियम खोजने की अनुमति दे दी है उनके वहां पर। इसका मतलब हो गया कि अब वैज्ञानिक जमीन में छेद करके, बोरहोल करके ये जांच करेंगे कि वहां पर कितना लिथियम मौजूद है। अगर पर्याप्त मात्रा में लिथियम वहां पे मिल जाता है तो 2029 तक जो प्रोडक्शन है वो भी शुरू हो जाएगा। और लिथियम क्यों जरूरी है आप सबको पता है, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए या बैटरी से चलने वाली जो भी चीजें हो गई है उनमें लिथियम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि बैटरी का निर्माण लिथियम से होता है। और हमारे देश में लिथियम है नहीं, तो हमें बाहर से आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर हमें लिथियम मिल जाता है तो हमें फिर लिथियम जो हम देशों विदेशों से खरीदते हैं वो इतना खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। तो इससे भारत की विदेशों पर निर्भरता कम होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब लिथियम
हम खुद से उत्पादन करने लग जाएंगे तो इतना महंगा नहीं पड़ेगा भाई। महंगी बैटरी वाली जो गाड़ियां होती है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, वो महंगी होने का कारण ही उनका सबसे बड़ा यही है, बैटरी बैटरी बहुत महंगी आती है। और याद रखना, लिथियम ये दुनिया की सबसे हल्की धातु है। बाकी ये जो कंपनी है काबिल की हमने बात करी, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, मैंने आपको बताया भारत सरकार के खान मंत्रालय के अंतर्गत एक संयुक्त उद्यम है, ज्वाइंट वेंचर कंपनी है ये, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना जैसे देशों से जिसका मुख्य उद्देश्य होता है ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना जैसे देशों से लिथियम कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों को भारत लाकर घरेलू जरूरतों को पूरा करना और खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसकी स्थापना होती है अगस्त 2019 में। अब ज्वाइंट वेंचर है तो किन किन कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर है ये, तो ये 3 सरकारी कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम है। कौन कौन सी वो कंपनियां हैं, तो नाल्को, HCL और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। ठीक है, अब अर्जेंटीना भी देख लो एक बार, ये रहा साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है, चिली का पड़ोसी देश है अर्जेंटीना। कैपिटल ब्यूनस आयर्स हो गई है, करेंसी है पीसो, प्रेसिडेंट है जेवियर मेली। पंपाज घास के मैदान आपको यहीं पर मिलेंगे अर्जेंटीना में। और माउंट एकांगुआ ये अर्जेंटीना में स्थित है। आप कह सकते हो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये, एंडीज पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है माउंट एकांगुआ। ठीक है, उसके अलावा WHO से ये अलग हो गया अर्जेंटीना, हमने पढ़ा था। और 2024 में ब्रिक्स में शामिल होने से इसने मना कर दिया था। ये प्रश्न आया था एग्जाम में पहले, क्योंकि इसने हाँ कर दिया था, फिर यहाँ पे सरकार बदल गई थी तो लास्ट टाइम पे इन्होंने मना कर दिया था। और पेरेतो मोरेनो ग्लेशियर ये किस देश में स्थित है, अर्जेंटीना में। चर्चा में क्यों था, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा विशाल बर्फ का जो खंड था वो टूट गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आंसर होगा अर्जेंटीना। पिछले साल पैन अमेरिका हॉकी कप 2025 का आयोजन उरुग्वे में हुआ था, उरुग्वे के मोंटेविडियो में। उसमें मेंस टाइटल जो है और वुमेन्स टाइटल दोनों अर्जेंटीना ने जीते थे अमेरिका को हरा करके। ठीक है, तो सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किसने किया, तो आंसर होगा युवा मामले और खेल मंत्रालय ने। और युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी। और अभी इसी मंत्रालय ने मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म के जरिए अभी 12 अप्रैल को पूरे देश में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। कौन सा, जिसका नाम क्या है, नारी शक्ति युवा संसद। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है युवा महिलाओं को बोलने और अपनी राय रखने का मौका देना, उन्हें देश की नीति बनाने की प्रक्रिया से जोड़ना, लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाना। और इस कार्यक्रम की थीम भी है नारी शक्ति विकसित भारत की आवाज। तो ये कार्यक्रम पूरे देश में 17 अलग अलग शहरों में एक साथ आयोजित हुआ और इसमें 7,000 से ज्यादा युवा महिलाओं ने हिस्सा लिया। अच्छा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। इस कानून को 2023 में पास किया गया था, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। तो इस कानून में क्या बात कही गई थी कि इस कानून के अंतर्गत महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा में कम से कम 33% आरक्षण देने की बात कही गई थी। उद्देश्य था राजनीति में महिलाएं पुरुषों के बराबर आ सके। अभी लोकसभा में केवल 14% महिलाएं हैं, इनको बढ़ा करके 33% करना है। और ये याद रखना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया था। ये 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक था, जिसे संसद के द्वारा पारित होने के बाद 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। वैसे आपको पता होगा इसके बारे में, केवल मैंने एक बार रिवाइज कराया आपको। बाकी भैया ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी डेली मैं आपको बताता हूँ इनकी PDF और जो क्विज है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लगा करके रिवाइज कर सकते हैं। तो वो सब आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पर, अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी तो हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल को। फिर आपसे पूछा इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो निजार अमेदी। फिर अगले में आपसे पूछा कि अभी दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट परीक्षण में किस हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया, तो चिनूक का। फिर अगले में पूछा अभी भारतीय सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ब्रह्मास्त्र अभ्यास कहां पर किया, तो आंसर होगा राजस्थान में। फिर पूछा अभी कर्नल सोनम वांगचुक का निधन हो गया भैया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था, लद्दाख का शेर उनको कहा जाता था। फिर पूछा अभी किस देश की लौरा कार्डोसो T20 इंटरनेशनल की एक पारी में
9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। कहां से हैं? ब्राजील से हैं। फिर पूछा भी डस्ट लेक अभ्यास ये कहां पर हुआ? तो ये हुआ उज्बेकिस्तान में। भारत उज्बेकिस्तान के बीच में होता है ये। फिर अगले में आपसे पूछा कि अभी मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का फाइनल किसने जीत लिया? तो आंसर होगा इटली के जेनिक सिनर ने जीत लिया। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 का आयोजन ये कहां पर हुआ? तो आंसर होगा किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ। फिर आपसे पूछा अभी ऑस्ट्रेलिया में पहली बार किसी महिला को सेना प्रमुख नियुक्त किया गया, नाम बताइए। नाम है उनका सुसान कोयल। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था 2025 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया ममता कालिया को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।